अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपने भाई बहनों के साथ या अपने घर वालों के साथ रात के औकात में यानी खाना खाने के बाद या तो कोशिश करता हूँ कि कुछ देर के लिए वॉक कर लूँ। और अगर कम से कम वॉक ना भी करूँ तो जो हमारा घर है उसके बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पे हम लोग चेयर वगैरह डाल के बैठ जाया करते हैं। और ये मेरी रूटीन नहीं है, बल्कि मैं जहाँ पे रहा करता हूँ हमारे सराउंडेड जितने भी घर वगैरह मौजूद हैं या छोटे छोटे से जो बेंगलोज़ हैं वहाँ पे अक्सर लोग रात के औकात में, ख़ास तौर पे अगर आप गर्मी की बात करें तो गर्मी में बाहर निकल के बैठ जाया करते हैं। अब जब आपके सराउंडेड बहुत सारे मोहल्ले वाले होते हैं और वो सारे के सारे जब बातें करते हैं तो बात फिर निकलती चली जाती है और फिर बिला आखिर हॉरर स्टोरीज़ या खौफनाक कहानियों की तरफ हमारा जो दिमाग है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही एक रात थी, मेरा ख्याल है कि दिसंबर चल रहा था और दिसंबर में रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। अब हम कराची के रहने वाले हैं, सर्दी कितनी ही क्यों ना हो हम रात को 2, 3, 4 बजे तक जागा करते हैं। तो वैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था और इत्तेफाक से मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी मौजूद थे। इसी दौरानिए में हमें चौकीदार के विसल बजाने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब जैसे ही चौकीदार की आवाज़ आना शुरू हुई तो हमने सोचा कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, चौकीदार से मुलाकात भी नहीं हुई, तो इससे खैर खैरियत पूछेंगे, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 महीने से इसके बजाय कोई और इसकी जगह पे काम कर रहा था। अब ये जो हमारा चौकीदार है, कहा जाता है कि यह 1984 से हमारे इस एरिए में यानी जहाँ पे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान मौजूद है वहाँ पे घूमा करता है और अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया करता है। खैर जैसे ही अल्लाह अल्लाह करके ये जो चौकीदार है ये साइकिल पे बैठा हुआ हमारे सामने नमूदार हुआ तो हमने आगे बढ़ के इससे सलाम दुआ की। अब जब हमने इससे सलाम दुआ की तो सलाम दुआ करने के बाद उससे पूछा कि भाई खैरियत तो है, आप पिछले 1 महीने से नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो बताने लगा कि गांव में यानी बैक होम इसकी जो वाइफ हैं उनकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से कुछ अरसे के लिए यहाँ से अपने गांव गया हुआ था। खैर कुछ देर बातें करने के बाद, जैसे कि हम लोग आमतौर पे किया करते हैं, हमारा जो मौजू था वो खौफनाक कहानियाँ था और हमने उससे पूछा कि तुम्हारे इतने सालों के कैरियर में कभी कोई वाकया तुम्हारे साथ पेश आया है। तो वो पहले सोचने लगा और फिर कहने लगा कि बहुत सारे वाकयात हैं जो कि कुछ गांव के भी हैं और जो कि कुछ शहर के भी हैं। और अगर तुम शहर के वाकयात सुनना चाहते हो तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे तुम रहते हो यानी जो तुम्हारे सराउंडेड कब्रिस्तान मौजूद है, क्यों ना मैं तुम्हें वहाँ का एक वाकया सुनाऊँ। अब जैसे ही उसने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का जिक्र किया तो हम सब के कान खड़े हो गए और हम लोग उससे ज़िद करने लगे कि जल्दी से कोई अच्छा सा सच्चा वाकया सुनाओ। वो चौकीदार कहने लगा कि 1988 या 89 चल रहा था और सियासी तौर पे हालात ख़राब होना शुरू हो चुके थे। शदीद सर्दियाँ चल रही थीं और शायद दिसंबर का आखिर था या फिर जनवरी का शुरू था। और मेरा क्योंकि काम ही रात में घूमना होता है तो मैं अपनी साइकिल पे सीटी बजाता हुआ कभी एक गली कभी दूसरी गली इस तरह बढ़ता चला जा रहा था। अब जैसे ही मैं इन गलियों को क्रॉस करके कब्रिस्तान वाले एरिए में दाखिल हुआ तो ये जो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है इसमें आमतौर पे 3 गेट मौजूद हैं। 2 गेट्स के बारे में पब्लिक जो है वो आमतौर पे जाना करती है, जबकि एक रास्ता ऐसा रास्ता है जो आखिर में जाके एक चौरंगी के पास निकला करता है। खैर ये बताते हैं कि मैं गेट नंबर 2 जो कि एक यूनिवर्सिटी के करीब मौजूद है, जब मैं उस गेट के सामने से गुजरने लगा तो मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हुआ हुआ था और दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद था और ना ही बंदे की ज़ात मौजूद थी। खैर जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के गेट के सामने से गुजरने लगा तो मुझे एकदम से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। अजीब बात यह थी कि ये जो बच्चा रो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे 6 महीने का या फिर 8 महीने का कोई बच्चा है और ज़ारों कतार रोता चला जा रहा है। अब अगर आप उस दौर की बात करें यानी अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35 या 40 साल पहले, तो उस कब्रिस्तान के सराउंडेड जो एरिया था वहाँ पे इतने मकानात मौजूद नहीं थे। कहीं कहीं मकान मौजूद था और ज़्यादातर प्लॉट्स खाली थे, यानी कि दूर से ही रोड से ही आपको ये जो कब्रिस्तान है बआसानी नज़र आ सकता था। अब बच्चे की आवाज़ सुनने के बाद अल्टीमेटली मैंने अपनी साइकिल को आहिस्ता किया। मेरा ख्याल था कि जो एक आध घर मौजूद हैं शायद उन घर के अंदर कोई बच्चा रो रहा है
लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने उस आवाज़ पे गौर किया या उसके बारे में जानने की कोशिश की ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो गेट नंबर 2 है इसके बिल्कुल बराबर में से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि रात के इस पहर में इतनी सर्दी में इधर कौन मौजूद है। पहले मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिल ने कहा कि यार इस तरह से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई औरत अपने बच्चे के हमरा कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हो। अब जैसे ही मैंने ये सोचा और उसके बाद मैंने कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो जैसे ही मैं गेट के पास आया मैंने देखा कि एक बच्चा जो कि मुश्किल से 1 साल का होगा, वो बाकायदा क्रॉलिंग करते हुए यानी अपने घुटनों पे आगे बढ़ता चला आ रहा है और वो बाकायदा कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा है। ये जो बच्चा था ये बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही गोरा चिट्टा बच्चा है। और अजीब बात ये थी कि इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें थीं, पता चल रहा था कि जैसे उसकी आंखें कुंजी आंखें हैं या फिर ग्रीन आइज़ हैं। अब मैं जानबूझ के वहाँ पे रुका। मेरा ख्याल था कि पीछे से उसकी माँ उसके साथ साथ आएगी और उसको उठा के वापस कब्रिस्तान के अंदर ले जाएगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने आगे पीछे का जायज़ा लिया तो उस बच्चे के अलावा दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये बच्चा, इतना सा बच्चा अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा, अजीब बात यह थी कि उस दौर में जो गोरकन का घर था वो आप समझ लें कि जो गेट नंबर 1 है उसके पास ही मौजूद था और इसके अलावा कहीं पे भी और दीगर गोरकन नज़र नहीं आया करते थे। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि मैं इसको उठाऊं या गोरकन को इन्फॉर्म करूं या फिर वेट करूं कि यहाँ से पुलिस गुजरे और मैं उसको इन्फॉर्म करूं कि यहाँ पे ये बच्चा मौजूद है। तकरीबन 5 मिनट तक वो जो बच्चा था मुसलसल मेरी तरफ बढ़ता रहा और 5 मिनट के अंदर अंदर तब कहीं जाके वो मेरी साइकिल के बिल्कुल क़रीब आया। अब जब वो बच्चा इतना क़रीब आ गया तो मैंने उस बच्चे को एकदम से गोद में लिया। अब जैसे ही मैंने उस बच्चे को गोद में लिया तो मेरा ख्याल था कि शायद मुश्किल से 2-3 किलो का बच्चा होगा, लेकिन आप यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे 20 या 25 किलो का कोई बच्चा है जिसको मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। बमुश्किल मैंने उस बच्चे को उठाया और उठाने के बाद साइकिल पे आगे बिठाया और अपने पाँव के दरमियान फंसा के मैंने सोचा कि साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ता हूँ। अगर पुलिस वगैरह नज़र आएगी तो ठीक है, वरना मैं ख़ुद पुलिस के पास जाके इस बच्चे को उनके हवाले कर दूंगा। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी साइकिल का जो वज़न है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सी खुशबू थी जो मुझे आना शुरू हो चुकी थी। इसी तरह तकरीबन मैं 10 या 12 फीट के फासले पर आया हूँगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि पीछे की तरफ से कोई चीज़ साइकिल में अटक रही है। अब जैसे ही मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि बच्चा तो मेरी गोद में यानी मेरे सामने बैठा हुआ है, लेकिन उसके जो दोनों पाँव हैं वो बाकायदा नीचे से निकल के यानी मेरे पाँव के दरमियान से निकल के उसी जगह तक गए हुए हैं जिस जगह से मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में लेके साइकिल पे बिठाया था। अब मेरी ऐसी हालत थी कि काटो तो लहू नहीं। मैंने जैसे तैसे करके उस बच्चे को नीचे फेंका और जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थीं मैं मुसलसल उनकी तिलावत करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मुझे मुसलसल पीछे की तरफ से बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है। तकरीबन 15 या 20 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा और इस दौरानिए में मैं अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दे सका। उसके बाद भी तकरीबन 1 महीने तक मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की, तब कहीं जाके उस गेट के सामने से गुजरना शुरू किया। ये स्टोरी हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं जो कि अक्सर कमेंट भी किया करते हैं, जिनका नाम आसिफ इजहार है। ये बताते हैं कि अभी जो कुछ दिनों पहले मैंने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की स्टोरी शेयर की थी, तो उसमें इनका बताना था कि ये भी मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब रहा करते हैं। अक्सर वो लोग जो कब्रिस्तान के करीब रहते हैं या जिनका रोज़ का कब्रिस्तान में आना जाना होता है, तो उनके अंदर निस्बतन कब्रिस्तान का जो खौफ है वो कम हुआ करता है।
ये बताते हैं कि वैसे ही एक रात थी और रात के शायद 11-12 बजे का टाइम था और ये किसी भी वजह से अपनी छत पे मौजूद थे या फिर अपने घर से बाहर की तरफ झांक रहे थे। अजीब बात यह थी कि इनका जो घर था वो क्योंकि कब्रिस्तान के करीब मौजूद था या फिर सामने मौजूद था, तो जब इन्होंने बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि जो कब्रिस्तान है उसके ऊपर जो फ़िज़ा है यानी कब्रिस्तान के जो ऊपर का हिस्सा है उधर कुछ शोले हैं या कुछ अंगारे हैं जो भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं। अजीब बात यह थी कि ये जो शोले थे मुसलसल ट्रैवल कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये जो भी शोले हैं ये ऊपर की तरफ बुलंद होते चले जा रहे हैं। आसिफ भाई बताते हैं कि कुछ देर तक मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है या फिर सरासर मेरा वहम है। लेकिन मुसलसल जब ये उन शोलों के ऊपर गौर करते रहे तो इनको ऐसा लगा कि ये जो शोले हैं बेसिकली ये एक हांडी है जिसके नीचे आग लगी हुई है या फिर शायद हांडी के अंदर आग लगी हुई है। अजीब बात यह है कि ये जो हांडी है आहिस्ता आहिस्ता करके कब्रों के ऊपर से ऊपर उठती हुई जा रही है और फाइनली एक वक्त ऐसा आया कि जब मुकम्मल तौर पे ये जो हांडी थी फ़िज़ा में आ चुकी थी तो इसने अपने लेफ़्ट साइड पे यानी जहाँ पे न्यू कराची का रोड मौजूद है उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक मैं वहीं पे खड़ा हुआ उस हांडी को देखता रहा और वो मुसलसल हवा में उड़ती हुई न्यू कराची की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। खैर अपने तौर पे इन्होंने जो भी दम दुरूद था वो करना शुरू किया और इन्होंने अपने तौर पे अपने आप को महफूज करने की कोशिश की। आम तौर पे कहा जाता है कि इस तरह का जो अमल होता है जो कि कब्रिस्तानों में हांडी के ऊपर किया जाता है, तो बेसिकली अगर आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो या किसी के आप ख़िलाफ़ हो या फिर किसी भी वजह से अल्लाह ना करे आप किसी की जान लेना चाहते हो, तो आम तौर पे जो बुरे लोग हुआ करते हैं या फिर जादूगर वगैरह जो होते हैं वो हांडी के अमल के ज़रिए उस शख्स को मारने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते हैं। कहा जाता है कि जब भी यह हांडी का अमल किया जाता है तो ये जो हांडी है एग्जैक्टली उस घर के ऊपर जाके टूटती है या उस घर के ऊपर जाके गिरती है जिस घर के अंदर वो शख्स रहा करता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये हांडी उस जगह पे या एग्जैक्टली टारगेट वाले घर पे जाके गिरे तो इसका मतलब है ये जो हांडी का अमल है, ये जो सिफली अमल है, ये कामयाब हो चुका है। आसिफ भाई बताते हैं कि उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि कोशिश करूँगा ख़ास तौर पे रात के औकात में इस कब्रिस्तान के सामने की तरफ ना खड़ा हूँ। अच्छा गाइस, आज की ये जो सबसे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये स्टोरी एक हकीकत पे मबनी है और इस पूरी स्टोरी को या इस कहानी को मैंने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी आंखों से ना सिर्फ देखा था बल्कि मैंने उसको विटनेस किया था कि वो इंटरनेट पे मौजूद है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक साहब थे जो कि एक पंजाब के गांव में रहा करते थे। मैं कुछ वजूहात की बिना पे ना गांव का नाम लूँगा ना उन साहब का नाम लूँगा और ना ही मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी कैरेक्टर्स इस कहानी में शामिल हैं उनके बारे में डिस्कस करूँ। खैर, ये जो साहब थे इनका ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से गांव से था और जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो बड़े होते हैं वो आपको प्रेशराइज़ करते हैं कि आप कोई जॉब करें, पैसे कमाएं ताकि घर के ख़र्चे में आसानी हो सके। बहरहाल काफ़ी अरसे तक कोशिश करने के बावजूद पंजाब के अंदर जहाँ ये रहा करते थे इनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने अपने आप को समझाना शुरू किया कि अगर अच्छी जॉब हासिल करनी है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो यकीनन कराची की तरफ या किसी बड़े शहर की तरफ जाना पड़ेगा। और ऐसे ही हो कि बिला आखिर इन्होंने एक बहुत बड़े शहर का इंतखाब किया और वहाँ पे इनका एक जानने वाला था, उससे इनकी मुलाकात हुई। काफ़ी कोशिशों के बाद और भाग दौड़ के बाद इनको पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान मौजूद है। उस कब्रिस्तान के अंदर गोरकन की एक जगह खाली है। अब इस सिलसिले में इनको जिससे मुलाकात करनी थी वो ऑलरेडी सालों से वहाँ पे गोरकन का काम कर रहा था और इनके लिए उससे मिलना बहुत ज़रूरी था। खैर, ये साहब जब उस आदमी से मिले जो ऑलरेडी गोरकन था तो उस गोरकन ने इनको जॉब पे रख लिया। शुरू में जो भी कब्रों की खुदाई थी या तदफीन थी, यह सारा का सारा प्रोसेस इसको समझाया गया
और आहिस्ता आहिस्ता करके जब इसको सारे काम आते चले गए तो उसको बहुत सारी चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ। जैसे कि ये बताता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था और ये कब्रिस्तान में जो भी कमरा था, ये जो भी हुजरा था, वहाँ पे मौजूद था। तो उसको ऐसा लगा कि वो गोरकन जो इससे पहले से वहाँ पे काम किया करता है, वो दूर कहीं एक कब्र जो कि शायद आज ही तामीर की गई थी, उसके करीब खुदाई कर रहा है। अब इसको बड़ी हैरानी हुई कि यार, आज तो यहाँ पे तदफीन हुई है और शायद एक लड़की या औरत की तदफीन हुई है, तो भला ये इतनी रात में उस कब्र के बराबर में क्यों खुदाई कर रहा है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद जब इसने उसको ऑब्ज़र्व किया तो इसने देखा कि खुदाई करने के बाद ये शख्स बाकायदा कब्र के अंदर गया और कुछ देर के बाद बाहर निकल आया। अब ये क्योंकि नया नया था, इसकी समझ ही नहीं आया कि आदमी बिलाखिर क्या कर रहा है। ये बताते कि इसी तरह मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया और बिलाखिर मुझे पता चला कि ये जो आदमी है ये कब्रों के अंदर जाता है, ख़ास तौर पे जहाँ पे औरतों की तदफीन होती है, उन कब्रों को या उसके साइड में से खोदने के बाद अंदर दाखिल होता है और वहाँ जाने के बाद वो इस कदर घिनौना काम करता है कि जिसके बारे में सोचते ही या सुनते ही आप तौबा करने लगते हैं। ये अंदर जाके उन मुर्दा ख़वातीन के साथ ज़्यादती करता है, उनके साथ ज़ना करता है और इसके बाद बाहर आ जाता है। अब शुरू में जब इसको ये पता चला तो ये किसी भी तरह इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन बिलाखिर जब इसने उससे बातचीत शुरू की और ये जो पुराना गोरकन था इस नए गोरकन के साथ मिलने लगा, तो उस पुराने गोरकन ने इसको कन्विंस किया कि तुम भी एक दफ़ा इस तरह का काम करो, तुम्हें भी पता चलेगा कि किस तरह कितना मज़ा आया करता है। खैर, इसी तरह टाइम गुजरता रहा और फिर ये जो नया गोरकन था इसने भी उस पुराने गोरकन के साथ मिलके इस तरह के काम करना शुरू कर दिए। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में टाइम गुजरता चला गया और ये जो पुराना वाला गोरकन था किसी बीमारी की वजह से देखते ही देखते इंतकाल कर गया। ये बताता है कि जब इसका इंतकाल हो चुका था तो उसके बाद में कुछ अरसे के लिए रुक चुका था और मैं अकेले जाने से या ये सब करने से डरा करता था। लेकिन एक दिन मैंने हौसला किया और मैंने देखा कि जब एक औरत की तदफीन की गई है तो क्यों ना आज रात मैं अपने तौर पे अकेले ये सब करने की कोशिश करता हूँ। इसने ऐसे ही किया कि रात के 1 या 2 बजे उस कब्र के बराबर में से खुदाई करना शुरू की और खुदाई करते करते बिलाखिर जब ये बिल्कुल आखिर में उस औरत के सामने पहुंचा और जब इसने उस औरत की चादर हटाई तो ये बताते कि जैसे ही मैंने उसकी चादर हटाई और मैं उसके बिल्कुल करीब गया, इससे पहले कि मैं उसको छूता या उसकी तरफ गंदी निगाह डालता, ऐसा लगा जैसे उस औरत का एकदम से मुंह खुल गया है और जैसे ही उस औरत का मुंह खुला है तो उसके दांत नज़र आना शुरू हो चुके हैं और देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर एकदम से उस औरत की आंखें भी खुल चुकी हैं। ये बताता है कि जैसे ही उसका मुंह और फिर उसकी आंखें खुली तो बस अब मुझे समझ आ चुका था कि आज मेरा आखिरी दिन है। जैसे तैसे भागता हुआ गिरता पड़ता जब ये बाहर आया तो चीख चीख के इसने और भी जो लोग थे उनको मुखातिब करना शुरू किया जो कि ऑलरेडी उस कब्रिस्तान में रहा करते थे या गोरकन का काम किया करते थे। खैर, जब बहुत सारे लोग इसके गिर्द जमा हुए और इससे पूछा कि बिलाखिर तुम क्यों चीख रहे हो, तो वो कहने लगा कि फ़ला फ़ला कब्र में जो औरत मौजूद है वो मरने के बाद भी ज़िंदा हो चुकी है, यानी कि उसकी आंखें खुली हुई हैं और उसके दांत नज़र आ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद वो जितने भी गोरकन थे पहले तो वो सोचने लगे कि बिलाखिर ये इतनी रात में उस कब्र के अंदर क्यों गया था और उसने इस कब्र को क्यों खोदा था। खैर, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद बिलाखिर ये पता चला कि मुसलसल बैक टू बैक एक के बाद दो के बाद तीन इस तरह तकरीबन 48 ख़वातीन का मरने के बाद रेप कर चुका था और इस घिनौने फेल में उसने जो कुछ किया था उसको किसी भी किस्म की शर्मिंदगी नहीं थी। खैर, इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को बुलाने के बाद इसको पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया और जब इससे मार पिटाई के बाद सारी मालूमात इकट्ठी की गई तो इसने ऑन मीडिया यानी सबके सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये कन्फेस किया कि इसने तकरीबन 48 ख़वातीन का मरने के बाद खुदाई करके रेप किया है। कभी कभी कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं जिनको सुनने के बाद आपके ऊपर लर्ज़ा तारी हो जाता है। आप सोचने लगते हैं
कि हम ज़िंदगी में तो महफूज नहीं हैं, लेकिन क्या मरने के बाद भी हमारे साथ इतना कुछ हो सकता है? ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं ये इस बारे में ज़रूर सोचा करती हैं। बदकिस्मती से जो हमारे माशरे में कुछ इस तरह के बुरे लोग मौजूद हैं, वो इस तरह के काम या इस तरह के फ़ेल करके मज़ीद लोगों को न सिर्फ इस तरह की चीज़ें सिखाया करते हैं, बल्कि अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को ख़राब किया करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह की तमाम चीज़ों से, इस तरह के लोगों से और इस तरह की मखलूक़ात से या इनके शर से हम सबको महफूज रखे।